अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले गंगा नदी और गंगा जल की करते हैं। गंगा नदी, जिसके पानी में एक चमत्कारिक बैक्टीरिया की हुई है पहचान, जो इंसानों में गंभीर संक्रमण के इलाज में कुछ एंटीबायोटिक से भी ज्यादा कारगर है। यानी गंगा जल कई तरह के संक्रमण के इलाज में रामबाण साबित हो सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की रिसर्च में ये बात साबित हुई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने 4 साल पहले गंगा जल पर यह रिसर्च शुरू की थी, जिसके लिए वाराणसी के अलग अलग घाटों से गंगा जल के सैंपल लिए गए। रिसर्च के दौरान गंगा जल में इस चमत्कारिक बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता चला है। डिपार्टमेंट ने इस बैक्टीरिया को स्यूडोमोनास एरुजिनोसा नाम दिया है। कल कल छल छल बहती गंगा, गौमुख से गंगा सागर तक हजारों साल से बहती गंगा, अपनी अमृत धारा से लोगों को जीवन देती गंगा। मां गंगा की गोद में न जाने कितनी ही संस्कृतियां पली और बढ़ी। देश की बड़ी आबादी आज भी मां गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे ही अपना गुजर बसर कर रही है। हिंदू धर्म और धार्मिक किताबों में गंगा के पानी का महत्व बार बार बताया गया है। उसके चमत्कारिक गुणों की चर्चा हमेशा होती है, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने गंगा जल के चमत्कारिक गुणों को मान लिया है। दिल्ली एम्स की रिसर्च में पाया गया है कि गंगा जल में एक चमत्कारिक बैक्टीरिया है। दावा यह है कि बैक्टीरिया इंसान की कई गंभीर बीमारियों से लड़ने में कारगर है। एम्स की जो रिपोर्ट मैंने देखी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है, उसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज निकाला है गंगा के पानी से, और ये जो बैक्टीरियोफेज है एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, इसके लिए वो यूज जो है करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि गंगा का जहां तक सवाल है कि गंगा का पानी में जो ऐसी प्रॉपर्टी है सेल्फ हीलिंग की, ये बहुत पहले से नोन है। यदि मैं बैक्टीरियोफाज रिलेटेड ही बात करूं, क्योंकि यही एम्स की रिपोर्ट आई है। एम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने 4 साल पहले गंगा जल पर अपनी ये रिसर्च शुरू की थी, जिसके लिए रिसर्च टीम ने वाराणसी के अलग अलग घाटों से गंगा जल के सैंपल्स लिए। इन सैंपल्स की रिसर्च के दौरान गंगा जल में एक ऐसे बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता चला, जिसका डीएनए ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन का इलाज कर सकता है। यानी ये बैक्टीरिया इंसानों में गंभीर संक्रमण के इलाज के कुछ एंटीबायोटिक से भी ज्यादा कारगर है। इस बैक्टीरिया को डिपार्टमेंट ने स्यूडोमोनास एरुजिनोसा नाम दिया है। ये आस्था की बात नहीं, लेकिन साइंटिफिकली भी कई स्टडीज इसको प्रूव कर रही हैं, इसमें कुछ है। गंगा के पानी के कभी ना खराब होने की वजह है वायरस, जो इसमें सड़न पैदा नहीं होने देता। गंगा जल के इसी चमत्कारिक गुणों की पड़ताल 1890 के दशक में मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिंस ने भी की थी। हैंकिंग की इस रिसर्च को 20 साल बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि गंगा के पानी में पाए जाने वाले वायरस कॉलेरा फैलाने वाले बैक्टीरिया में घुसकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। 1896 में जो सबसे पहले हैंकिन हैं, ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि गंगा के पानी में, कलकत्ता आदि में कहूं स्पेसिफिकली, तो वहां से उन्होंने देखा था कोई ऐसी एक्टिविटी है जो वो है इसको कॉलेरा वगैरह के जो कॉज करता है पैथोजन, तो उसको मार देता था। तो ये गंगा के पानी से ही इसकी आप शुरुआत करें कि गंगा पानी में कुछ है 1896 में ही हो गया था, और तब से अब तक इसमें काफी काम हो चुका है। असल में मेडिकल साइंस की दुनिया में एंटीबायोटिक को काफी कारगर माना जाता है। चोट, घाव और बीमारी से मरते लोगों के लिए एंटीबायोटिक वरदान से कम नहीं है। इनकी मदद से कई गंभीर बीमारियों पर काबू भी पाया गया है। मगर बीते कुछ सालों में ये देखा गया है कि बहुत से बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का असर खत्म हो चुका है, और आज दुनिया भर में हजारों लोग ऐसे बैक्टीरिया की वजह से मर रहे हैं। मगर अब दिल्ली एम्स की रिसर्च ने जिस बैक्टीरिया का पता लगाया है, दावा है कि वो इंसानों में गंभीर संक्रमण के इलाज में कुछ एंटीबायोटिक से भी ज्यादा कारगर हो सकता है। मानते हैं कि बहुत अच्छा एक इसमें निकलेगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये बहुत हार्मलेस होता है, नुकसान नहीं करता। तो इसके बड़ा अच्छा पोटेंशियल है जिसमें हम लोग निकाल सकें
और मुझे खुशी हो गई थी इसमें, क्योंकि इतने टाइम से काम चल रहा है तो ये लोग कुछ ना कुछ इसमें से निकाल सकें। पोटेंशियल तो इसका है, अब उसमें से ये अप्लाइड वैल्यू इसकी कब निकल के आती है, कब वो प्रोडक्ट बाहर आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। पर इसमें पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं। एम्स रिसर्च टीम के मुताबिक गंगा जल में मिला ये नया बैक्टीरिया इंसानों के इम्यून सिस्टम के लिए नुकसानदायक भी नहीं है, जबकि कई एंटीबायोटिक दवाएं शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। यानी ये बैक्टीरिया कई तरह के संक्रमण के इलाज में रामबाण साबित हो सकता है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करीब 2500 किलोमीटर लंबी गंगा नदी मात्र एक जलधारा नहीं है, बल्कि देश की भी जीवन धारा है। देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा के तट पर कई शहर बसे हैं, जहां रहने वाले लोगों का वजूद और उनकी आजीविका गंगा नदी के अस्तित्व पर ही निर्भर करती है। गंगोत्री से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी तक सफर करने वाली गंगा नदी का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। गंगा भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और आध्यात्म की पहचान है। मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, रोग हरणी जैसे नामों से गंगा को पुकारा जाता है। गंगा महज एक नदी न होकर आस्था का भी प्रतीक है और नदियों का देश कहे जाने वाले भारत में करीब 400 से ज्यादा छोटी और बड़ी नदियां बहती हैं, जिसमें गंगा नदी की सबसे ज्यादा अहमियत है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो, गंगा नदी के जल के इस्तेमाल के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। हिंदू धर्म में तो ऐसी भी मान्यता है कि किसी भी अशुभ को और अपवित्र चीज पर अगर गंगा जल छिड़क दिया जाए तो वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है। गंगा जल को लेकर एक बात और मशहूर है कि उसके पानी कभी भी खराब नहीं होता है। आम पानी की तरह कांच या फिर प्लास्टिक की बोतल में बंद होने के बावजूद गंगा जल से बदबू नहीं आती है, जबकि दूसरी नदियों के जल के साथ ऐसा नहीं होता है। 2 से 3 दिन में ही दूसरी नदियों का पानी सड़ जाता है और उससे बदबू आने लगती है। लेकिन देश की जीवनधारा मानी जाने वाली गंगा नदी के जल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंगा नदी के जल से जुड़ा ये राज उसकी उत्पत्ति में छिपा है। चलिए आपको समझाते हैं। मां गंगा की उत्पत्ति हिमालय की कोक यानी कि गंगोत्री से होती है। गंगोत्री से मैदानी क्षेत्र हरिद्वार तक करीब 250 किलोमीटर के सफर के दौरान गंगा नदी का जल कई तरह की जड़ी बूटियों और सल्फर यानी कि गंधक जैसे मिनरल के संपर्क में आता है। इस संपर्क की वजह से कई जड़ी बूटियां और खनिज गंगा के पानी में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से गंगा के पानी में चमत्कारिक गुण पैदा होते हैं। लंबे समय तक स्टोर करने के बावजूद गंगा नदी का जल खराब नहीं होता है और इसी कारण कई वैज्ञानिक भी इसको एक बड़ा कारण मानते हैं। आस्था का प्रतीक इस नदी में बैक्टीरियाफोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से पैदा होने वाले गैर जरूरी पदार्थों को खाता रहता है। यानी बैक्टीरियाफोस ऐसा बैक्टीरिया है, पानी को सड़ने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देता है और यही वजह है कि गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके जल की शुद्धता बनी रहती है। जबकि आम पानी को अगर हम बोतल में भर दें या फिर कहीं और स्टोर कर ले तो कुछ वक्त बाद पानी खराब हो जाएगा या फिर उसमें बदबू आने लग जाएगी। कुछ और दिन बीतने के बाद इसमें कीड़े भी पनप जाते हैं, लेकिन गंगा जल को रखने वालों को ऐसी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि हरिद्वार से गंगा जैसे दूसरे शहरों की तरफ बढ़ती है, घरों खेतों से निकला गंदा पानी और दूसरी तरह के औद्योगिक कूड़ा करकट उसके जल में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूषित हो जाती है। और यही वजह है कि कई शहरों में गंगा का जल अब पीने लायक नहीं बचा है। हालांकि लंबे समय पर से गंगा पर शोध जरूर हो रहा है और इस पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि तलहटी में ऐसे कुछ तत्व मौजूद हैं, जिसकी वजह से गंगा नदी का जल खुद ब खुद साफ होता रहता है। हमारे शास्त्रों में मां गंगा को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहा जाता है।
मगर अब वैज्ञानिकों की रिसर्च में किए जा रहे दावों से भी इस बात को बल मिलने वाला है, जिसकी सबसे ताजा मिसाल एम्स की रिसर्च है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माधव जनार्दन रडाटे का इस रिसर्च पर क्या कहना है, सुनवाते आपको। शास्त्रों में तो गंगा का बहुत महात्म्य वर्णित है। गंगा जल को पीने वाला तो जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। और ऐसा कहा गया है कि औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। औषध यानी सबसे बड़ी जो दवा है वो जाह्नवी का तोय है, गंगा का जल है, और भगवान नारायण ही सबसे बड़े वैद्य हैं। तो गंगा के जल में अद्भुत सामर्थ्य तो है ही, और केवल रोगों को ही दूर करने का सामर्थ्य नहीं, बल्कि जितनी प्रकार की आपदाएं हैं, जितनी प्रकार की विपदाएं हैं, या जो इस प्रकार की ऊपरी बाधाएं लोगों पर होती हैं, उन सारी बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य भी गंगा के जल में है। और पुराणों में इसका बहुत महत्व वर्णित है। आज की दृष्टि से अगर हम सोचें तो माता गंगा जो गंगोत्री से निकलती हैं, तो हिमालय पर्वत पर ऐसे अनेक औषधियां हैं, ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कि गुणों से युक्त हैं, तो उनका जो सारा तत्व है वो गंगा जल में विलीन होता है। मुझे लगता है कि गंगोत्री से जो गंगा निकल रही हैं, हरिद्वार तक जो गंगा का जल है वो अत्यंत आधिभौतिक दृष्टि से अत्यंत शुद्ध है। और उसके बाद भी गंगा का जल पूरी तरह से अशुद्ध है ऐसा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि बीच की धारा का जो जल है, गंगा के मध्य धारा का जो जल है, आज काशी की आप बात करें तो काशी में किनारों पर जरूर थोड़ी हमको गंदगी दिखाई देती है, लेकिन मध्य धारा में अगर हम जाएं तो मध्य धारा का जल अभी भी हमें शुद्ध और पवित्र, भौतिक दृष्टि से भी स्वच्छ दिखाई देता है। इसलिए उस जल को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। आगे बढ़ते, अगली अच्छी खबर के लिए आपको नागपुर लिए चलते हैं। ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर इस नागपुर शहर का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, क्योंकि नागपुर में बनाए गए हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसका निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI और महामेट्रो की टीम ने मिलकर किया है। यानी कि डबल डेकर वायडक्ट के पहले लेवल पर हाईवे का फ्लाईओवर होता है जिस पर गाड़ियां गुजरती हैं। फ्लाईओवर के पिलर्स के सहारे मेट्रो की लाइन होती है जिससे मेट्रो गुजरती है, लेकिन सबसे नीचे हाईवे होता है। और इस शानदार उपलब्धि के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI और महामेट्रो की टीम को बधाई दी है। नागपुर में फ्लाईओवर मेट्रो का ये संगम अनूठा है, एक अजूबा है, और अब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऑरेंज सिटी और महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल के नाम से मशहूर नागपुर में बनाए गए हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर टिके सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट की वजह से शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस अनूठे मेल को रचने का श्रेय NHAI और महामेट्रो की टीम को जाता है। ये श्रेष्ठ इंजीनियरिंग का बड़ा कमाल है। ऐसा आपने पहली बार ही देखा होगा कि पहले फ्लाईओवर बनाया गया, उसकी पिलर के सहारे दूसरे लेवल पर मेट्रो की लाइन है और फिर नीचे हाईवे है। आज ये वायडक्ट लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग इसे देखने और इस पर वाहन चलाने का मजा लेने भी आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इस डबल डेकर वायडक्ट की खासियत। ये 3.14 किलोमीटर का सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट है। वर्धा रोड पर बने इस वायडक्ट में 3 मेट्रो स्टेशन हैं। छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर शामिल हैं। इन स्टेशनों के डिजाइन और क्रियान्वयन किसी चुनौती से कम नहीं था। डबल डेकर वायडक्ट पर पहले लेवल पर हाईवे का फ्लाईओवर है जिस पर से वाहन गुजरते हैं। फ्लाईओवर के पिलर के सहारे मेट्रो की लाइन है जिससे मेट्रो गुजरती है। इसमें सबसे नीचे हाईवे होता है। ऐसी त्रिस्तरीय प्रणाली शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद करती है। ये प्रोजेक्ट 5 मार्च 2019 में शुरू हुआ था, जिसके बाद 13 नवंबर 2020 को इस हाईवे को खोल दिया गया। ये डबल डेकर वायडक्ट किसी भी मेट्रो रेल प्रणाली पर सबसे लंबा रास्ता है। हमारा जो DPR एस्टिमेट 3 लाख का था, बट वो पूरे प्रोजेक्ट का था और वो कई सालों तक अचीव होता है। एक तो ये हो गई बात। अभी हमारा जो 40 में से 26 किलोमीटर चल रहा है उसमें हमारी 93,000 तक चली गई है राइडरशिप। ऑन एन एवरेज 75 से 80 चल रही है। कोई बहुत स्पेशल ओकेजन होते हैं तो 90 क्रॉस कर जाती है।
मगर जब हमारा बाकी नेटवर्क जो अभी 13.5 का पूरा होने वाला ये हो जाएगा तो इमीडिएटली 1.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद 1.5 से 3 धीरे धीरे हो जाएगी। तो और अगर फेज 2 आ जाता है तो और 5 लाख तक जाएगी। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्शन है, सभी लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी, बाहर जो आउटर एरिया में रह रहे हैं उनको भी मिलेगी, जो सिटी सेंटर में रह रहे हैं उनको भी मिलेगी। आप देखिए बहुत सारे मल्टीपल एडवांटेजेस है, जिसको बोलते हैं ना वे ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है नागपुर के लोगों को। ये परियोजना पहले ही एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस शानदार कीर्तिमान के लिए प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी एक अगली खबर है सड़क हादसों से जुड़ी। इन सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई जरूरी कदम बीते कुछ सालों में उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान सड़क हादसों में गंवा रहे हैं। हाईवे पर होने वाले रोड एक्सीडेंट्स की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नई पहल की गई है, जिसके तहत नेशनल हाईवे पर एक खास तरह के उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिसे क्रैश कुशन कहा जाता है। इस उपकरण को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लगाया गया है, जहां कुछ महीने पहले टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर रफ्तार से बातें करती ये गाड़ियां, जो कई बार इस हाईवे के कुछ पॉइंट्स पर हादसे का शिकार हो जाती हैं और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। करीब 3 महीने पहले भी इसी हाईवे पर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच के बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि खराब सड़क, सिग्नल की कमी और स्पीड कंट्रोल के उपाय न होने के कारण इस हाईवे पर अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन अब ऐसे हादसों को रोकने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कुछ पॉइंट्स पर क्रैश कुशन लगाए जा रहे हैं। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और बहुत बड़े नामचीन उद्योगपति थे। उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई, लेकिन उसके बाद अगर कुछ बदलाव आया है तो ये क्रैश कुशनों में आया है, जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्टॉल किया गया है, जिसे ये इम्पैक्ट अटेन्यूएटर या क्रैश कुशन जैसे हम कहते हैं। आप डिजाइन पर भी एक बार झलक लगा सकते हैं। ये यहाँ पर साइड से थोड़ा कर्व है, लेकिन इसकी खास बात यही है कि अगर आपकी गाड़ी तेज जा रही है और आपको लग रहा है कि कहीं एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, वो मिट जाएगी। क्योंकि क्या है, ये जो डिवाइस या ये जो ऑब्जेक्ट है वो तेजी से आते हुए और तेज रफ्तार से आते हुए गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी खींच के उसको हॉल्ट कर देती है, कहीं ना कहीं ये रुका देती है। असल में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चरोटी ब्लैक स्पॉट है। चरोटी से मुंबई की ओर 500 मीटर तक की दूरी की सड़क पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। यहाँ सड़क सूर्य नदी के पुल से पहले मुड़ जाती है, क्योंकि मुंबई की ओर जाने वाले 3 लेन का कैरिजवे 2 लेन में संकरा हो जाता है और कई बार तेज रफ्तार कार सवार यहाँ पर अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक चरोटी के पास इस साल की शुरुआत से अब तक कई गंभीर हादसों में 20 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने ये जरूरी कदम उठाया है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर खड़े हैं। अगर आपको दिखा दे, वो स्पॉट कुछ ही मीटर की दूरी पर है यहाँ से। ये है चारोटी ब्रिज और उसके नीचे बहती है सूर्या नदी। तो आप कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ही खतरा है इस रास्ते पर चलाना। लेकिन इस रोड डिजाइन के बारे में बात कहे तो ये कोई बेहतरीन नहीं है। इसी स्पॉट पर काफी सारे एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, काफी लोगों की जानें भी गई है। लेकिन आपको दिखा देते साफ तौर पर कि ये किस प्रकार का, किस तरह का महामार्ग है। वहां पर 3 लेन है, यहाँ तक जहां हम मौजूद और खड़े हैं वहां पर आते आते तक ये 2 लेन में बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एक अंदाजा सा लगा सकते हैं कि किस तरह का खतरा है यहाँ पर चलाना। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस हाईवे पर 3 और ऐसे पॉइंट्स की पहचान की है, जहां ऐसे ही क्रैश कुशन लगाने की तैयारी है।
जो गाड़ियों को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। माना जाता है कि ऐसे संकरे किनारों पर लोगों को इंडिकेट कर देने से हादसों में कमी आएगी और हाईवे पर लोगों के सफर को सुरक्षित भी बनाया जा सकेगा। मुंबई से देव पोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब ऑटो एक्सपर्ट के जरिए इस बात को समझते हैं कि आखिर क्रैश कुशन किस तरह से काम करता है, यानी ये किस तरह से ब्लैक स्पॉट पर हादसों को रोकने में कारगर साबित होगा। एक्चुअली देयर आर 2 वेराइटीज है, 2 वेराइटी है ये एयर कुशनर में। एक जो लगाया हुआ है 4 रोटी पे, इसमें जब एक्सीडेंट होगा उसका अंदर जो भी एयर बैग है, एयर कुशनर है, ये बस्ट हो जाएगा, उसका रिफिल करना, मतलब वो निकाल के नया वाला डालना पड़ेगा। और दूसरा मैंने पूरा विदेश में भी ये हाईवेज में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ऐसा कुछ एयर बैग नहीं है। ऑटोमेटिकली जब इम्पैक्ट होता है वो अंदर घुस जाता है, वापस आ जाता है। लेकिन इधर मतलब इसमें 4 रोटी पे कौन इसको रिस्पॉन्सिबल लेगा जब एयर बैग और एयर कुशनर बस्ट होने के बाद? किसका जिम्मेदारी है ये रिप्लेस करने के लिए? वही मेरा सवाल है। आगे बढ़ते हैं अच्छी और सच्ची खबरों में। बात दिल्ली नगर निगम चुनाव के आए नतीजों की कर लेते हैं। इस बार एमसीडी के चुनावों में बड़ा उलटफेर हुआ है। लगातार 15 साल से नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी इससे बेदखल हो गई है। दूसरी बार एमसीडी का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। उसे बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें ज्यादा मिली है। 250 सीटों वाले नगर निगम में इस वक्त आम आदमी पार्टी के हिस्से में 134 सीटें आई हैं, जबकि वोट शेयर की अगर बात की जाए तो उसे 42.5% वोट शेयर मिला है। 2017 की अगर बात करें तो चुनाव की तुलना में आम आदमी पार्टी को 86 सीटों का फायदा हुआ है। 5 साल पहले के चुनावों में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 48 सीटें मिली थी, तब वोट शेयर था 25.08%। 15 साल बाद एमसीडी की सत्ता गंवाने वाली बीजेपी को 104 सीटें हासिल हुई हैं और उसके हिस्से में आए वोट शेयर की बात करें तो उसे 39.09% मिले हैं। पिछली बार के चुनाव की तुलना में इस बार उसे 77 सीटों का नुकसान हुआ है। हालांकि वोट प्रतिशत में मामूली बढ़त भी मिली है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का वोट प्रतिशत 39.03% था। वहीं पिछले 9 साल से एक के बाद एक चुनाव में खराब प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के हाथों इस बार भी मायूसी ही लगी है। 250 सीटों वाले एमसीडी में उसके खाते में सिर्फ 9 सीटें आई हैं, जबकि वोट प्रतिशत भी घटकर 11.68% रह गया है। पिछली बार की तुलना में कांग्रेस को 21 सीटों का नुकसान हुआ है। 2017 में कांग्रेस के प्रदर्शन की अगर बात करें तो 30 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयर 21.02% था। इस चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भले ही नंबर 1 रही हो, लेकिन बीजेपी ने उसे जबरदस्त टक्कर दी है। कोई उम्मीदवार 100 से कम वोटों के अंतर से जीत गया, तो किसी ने 9000 वोटों से अपने विरोधी को हराकर दम दिखाया। बीजेपी के पंकज लूथरा के नाम ये सेहरा सजा है और इस तरह चौंकाने वाली स्थिति के बीच भी आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। एमसीडी चुनावों में आपकी जीत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद भी मांगा है। बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के 3 बड़े मायने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 15 साल के शासनकाल में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एंट्री नहीं करने दिया, वहीं पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी टक्कर देते हुए एमसीडी चुनाव में अपनी सरकार बना ली है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटें जीती हैं और वहीं अब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अपने किले को
और भी ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आएगी। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 15 साल के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के भीतर अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। एक तरफ विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहीं नगर निगम में भी अब आम आदमी पार्टी का मेयर होगा। ऐसे में दिल्ली की 2 बड़ी एजेंसियों पर आम आदमी पार्टी की सत्ता होगी और देखना यह भी होगा कि केजरीवाल सरकार जो सरकार के जरिए काम करके लोगों के बीच चुनाव के दौरान उसको भुनाते हैं, अब निगम में भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या कमाल दिखा पाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि जिस तरह से बार बार आम आदमी पार्टी को यह कहा जाता था कि वो कांग्रेस को ही हरा सकती है, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, जब शीला सरकार थी 15 साल तक शासनकाल था और आम आदमी पार्टी ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन ये पहली बार है जब 15 साल तक शासन करने वाली बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की सत्ता से उखाड़ फेंका है। तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर इसे 2024 की तैयारियों से जोड़ रही है और देखना होगा कि अपने संगठन को मजबूत करने में भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कितने कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ पंकज जैन, गुड न्यूज टुडे के लिए। दिल्ली एमसीडी चुनावों में जनता जनार्दन ने आम आदमी पार्टी की ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बॉबी किन्नर के सर भी जीत का सेहरा बांधा है। बॉबी किन्नर ने सुल्तानपुरी ए वार्ड नंबर 43 से जीत हासिल की है। पहली बार आम आदमी पार्टी ने एक ट्रांसजेंडर को उम्मीदवार बनाया था और पार्टी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बॉबी किन्नर ने शानदार जीत हासिल की है। बॉबी किन्नर ने कांग्रेस उम्मीदवार वरुणा ढाका को 6,714 मतों के अंतर से शिकस्त दी। बॉबी साल 2017 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं। टिकट मिलने पर बॉबी ने बताया था कि वो अन्ना आंदोलन और बाद में पार्टी बनने के समय से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। बॉबी की जीत के बाद ये पहली बार होगा कि एमसीडी में कोई ट्रांसजेंडर सदस्य होगा। आप उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने अपनी जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी जीत जनता को समर्पित है। सबसे पहले तो मेरी जीत जनता को समर्पित सर, और जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, जिन लोगों ने जो मेरे भाई बने थे, जितने भी जिन्होंने मेहनत की, मेरे कार्यकर्ता मेरे भाई थे, जिन्होंने भी इतनी मेहनत, जब सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देंगे सर? क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देंगे कि जो आपने इतना प्यार, अपार प्यार समर्थन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास 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 ही करना है सर। आम आदमी पार्टी की जीत पर पार्टी की महिला कार्यकर्ता और समर्थकों ने भी जमकर जश्न मनाया और इस जीत को लेकर महिलाओं का क्या कहना है, उसके बारे में उन्हीं की जबानी जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह जश्न के मूड में ढोल यहां पहुंच चुके हैं। तमाम महिला कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, तालियां बजा रही हैं, आम आदमी पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है और महिलाएं बेहद खुश। इस तरह से एमसीडी में ये पहली जीत की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। इनके हिसाब से कितनी खुशी? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ज्यादा से भी ज्यादा बहुत खुश हुए। हमें पहले पता था जीतेगा, बयान भी नहीं की जा रही, इतनी खुशी है हमें, बहुत ज्यादा है। उम्मीद थी कि जीतेंगे, बिल्कुल जीतेगा 10,000। जीत का सेहरा किसके सर? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में जीत का हीरो सुदेश कुमार अब क्या उम्मीदें हैं आपको, जब आपकी पार्टी सरकार में पहले से है, एमसीडी में अब आ रही है, महिलाओं के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या उम्मीद आपको है? बहुत कुछ होएगा, बहुत सुविधाएं देंगे, हर काम में आगे रहेंगे, बिल्कुल हर सुविधाएं देंगे, जो सुविधाएं होगी सब कुछ देंगे, बिल्कुल सब। तमाम महिला कार्यकर्ता है, खुश है, तालियां बजा रही है, बात यही कहते हैं कि सरकार में पहले से अब एमसीडी में आए हैं तो महिलाओं के लिए और ज्यादा काम होने वाले हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ दिल्ली। आम आदमी पार्टी की जीत का डंका सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बज रहा है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी आप समर्थक जश्न मना रहे हैं। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
आपकी महिला समर्थक भी जश्न मनाने में पीछे नहीं रही। ढोल नगाड़ों और पटाखों की आवाज के बीच वो भी गरबा करती नजर आई, जिसमें पार्टी के पुरुष समर्थकों ने भी उनका साथ दिया। शायद उनका ये उत्साह गुजरात चुनाव के कल आने वाले नतीजों को लेकर कुछ और भी ज्यादा है। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद बुधवार सुबह से ही पार्टी के कार्यालय में गहमा गहमी शुरू हो गई थी। ऑफिस को पीले और नीले गुब्बारों से सजा दिया गया था। पिछली बार इन्हें सफेद और नीले कलर के गुब्बारों से सजाया गया था, पर जैसे ही रुझान आते रहे, आपके दफ्तर में पहले जश्न, मायूसी, फिर जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर देखने को मिली। शुरुआती 2 घंटे में दोनों दलों की सीटों में 10 से 20 सीटों का अंतर ही रहा। कभी बीजेपी आगे तो कभी आम आदमी पार्टी। फिर सुबह 10:30 बजे के बाद हालात बदले और आपने बीजेपी पर बढ़त बनानी शुरू कर दी। और अब आपको कराते हैं नई अयोध्या के दर्शन। भक्ति और आस्था का संगम लिए एक ऐसी नगरी जो अब विकास की नई कहानी लिखने जा रही है। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो या फिर सड़कें, भविष्य की अयोध्या में आधुनिकता और संस्कृति का गजब का समावेश देखने को मिलेगा। मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या सुविधाएं रामनगरी से जुड़ने वाली हैं, देखिए जरा। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। जैसे जैसे राम मंदिर आकार ले रहा है, आस्था और भक्ति का पावन धाम नित नई सुविधाओं से जुड़ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस समय सीमा को लेकर पूरी तरह सजग है और निर्माण कार्य उसी के अनुरूप चल रहा है। मंदिर अपना रूप ले रहा है। प्लिंथ यानी कुर्सी यानी फर्श, उसके ऊपर गर्भगृह, उसके चारों ओर का हिस्सा लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा हो चुका है और अब वो मंदिर थोड़े दिनों में ही दूर से दिखने लगेगा। सिर्फ राम मंदिर का निर्माण ही नहीं, अयोध्या के चौतरफा विकास की भी तैयारी है। गुड न्यूज ये है कि अयोध्या में नया टाउनशिप विकसित किया जा रहा है। हवाई अड्डे का काम भी रफ्तार पकड़ रहा है। सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। राम जन्मभूमि भक्ति पथ सुग्रीव पथ बनाया जा रहा है। रामनगरी में भक्तों और सैलानियों की सुविधा के लिए हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि भक्ति पथ, नया घाट से शहादतगंज के बीच सड़क निर्माण भी किया जा रहा है। जिस रफ्तार से अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा है, उम्मीद यही कि भक्तों को जल्द ही भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन होंगे और रामलला की नगरी विकास और धार्मिक सांस्कृतिक सौंदर्य के नए पैमाने गढ़ेगी। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। राम की नगरी का स्वरूप तेजी से बदलने की तैयारी हो रही है और तेजी से निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। हालांकि इस निर्माण को लेकर यहां के निवासियों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, लेकिन अयोध्या बदलती सूरत को देखकर वो खुश हैं। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। दिसंबर 2023 तक उसके पूरे हो जाने की उम्मीद है और जनवरी में वहां पर लोगों का दर्शन भी शुरू होने की बात सामने आ रही है। लेकिन इस बीच में अयोध्या का स्वरूप बदल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नया घाट चौराहे के इस मार्ग पर और आप देखेंगे कि सैकड़ों वर्ष पुराने जो ये मंदिर थे, मठ थे, अब ये धीरे धीरे तोड़े जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बनना है वो नया रास्ता जो इस मार्ग को शहादतगंज तक जोड़ेगा। दरअसल अयोध्या की तस्वीर भी बदल रही है और यहाँ पर जिस तरीके से अब निर्माण कार्य हो रहा है, सड़क का चौड़ीकरण हो, इसके साथ ही साथ मंदिर के मार्ग की तरफ जाने वाले तमाम मार्गों का सुदृढ़ीकरण हो, इसकी प्रक्रिया को तेज किया गया है। भावनाएं वही हैं, लेकिन ये अलग बात है कि अयोध्या की तस्वीर बदलनी है तो कहीं ना कहीं इन पुराने मंदिरों और मठों की तस्वीर जो हमेशा से नजर आती थी उसमें कुछ बदलाव करना होगा। और यही मंदिर का मार्ग जो प्रशस्त किया गया एक लंबे अभियान के बाद में, एक लंबे आंदोलन के बाद में, लेकिन अब मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ
अयोध्या भी अब बदलती हुई नजर आती है। लगातार तेजी से अयोध्या की तस्वीर बदल रही है और ये जो जितने काम है सरकार के, जिस दिन ये धरातल पे आ जाता है उस दिन आशा और विश्वास करते हैं कि अयोध्या आपको बदली बदली दिखेगी, क्योंकि अभी तक कोई अयोध्या के ऊपर ध्यान नहीं देता था। सब तो अभी से शुरुआत करना पड़ गया ना। अगर पहले की सरकार ये कोशिश करती, चलो ठीक है, राम मंदिर से बैर था, राम मंदिर से विरोध था, लेकिन अयोध्या के विकास से किसी सरकार के विरोध नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग डरते थे, नहीं करते थे। आज योगी जी को सारा काम करना पड़ा है, जिसके नाते थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा और विश्वास करता हूं अयोध्या के साधु संतों से, अयोध्या के लोगों से, जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करते रहेंगे और आने वाले दिनों में अयोध्या भव्य, दिव्य और नव्य आपको दिखेगी। अयोध्या के नवनिर्माण की दिशा में जहां तेजी से काम लगातार चल रहा है, तो इस बीच में जो मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है मंदिर की तरफ, अलग अलग पथ, उसमें 1 दर्जन से अधिक मंदिर और मठों को भी तोड़ा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक तस्वीर ऐसी होगी जहां 700 से अधिक दुकानों को भी यहां से विस्थापित किया जाएगा, इन्हें तोड़ा जाएगा। ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जो दुकानें हैं पुराने समय से चली आ रही थी, वो अब खाली हो रही हैं, क्योंकि इन दुकानों को यहां से विस्थापित किया जाना है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं सालों पुरानी, ये यहां से हटाई जाएगी, क्योंकि मंदिर का जो मार्ग है, जो ये राम पथ है, इसको प्रशस्त करने के लिए, इसके नव निर्माण के लिए काम जो है वो तेजी से चल रहा है। जहां तक अयोध्या के दुकानदारों की बात है, अयोध्या के नागरिकों की बात है, तो स्वाभाविक है कि जब बदलाव होगा तो उसमें हमें भी कुछ ना कुछ कष्ट सहना पड़ेगा, और हम वह कष्ट सहेंगे, क्योंकि यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु वो भी हमारे बंधु बांधव हैं, और जो आ रहे हैं वो राम भक्त हैं, इतनी दूर से आते हैं, चाहे वह दिल्ली से आए, क्या कहते हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, आंध्र से आ रहे हैं, दक्षिण भारतीय तो बहुत आ रहे हैं। तो इन लोगों को सुविधा देने के लिए तमाम तरह के बदलाव को हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा, और इन पर जो बदलाव भी हो रहा है उसमें हम समझते हैं बहुत कष्ट नहीं आएगा सामने भविष्य में, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से प्रगति और तीव्रता के साथ यह विकास का कार्य चल रहा है, तो उससे थोड़ा बहुत जो है वह कष्ट तो हम लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए। अयोध्या में इस वक्त हर तरफ आप अगर जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नव निर्माण की छवि दिखाई देगी, जहां पर लगातार जो है अलग अलग मकानों को, मंदिरों को, मठों को, जो कि इस मुख्य मार्ग पर आ रहे हैं, उनको तोड़ने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। ये अयोध्या है, अयोध्या ये धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जात के, सब धर्म के देवी देवता विराजमान है। अयोध्या में तमाम लोग बाहर से आते हैं। सड़कें बहुत कंजेस्टेड हैं, सड़कों से गुजरना जो है लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ता रहा। जो है सड़क का चौड़ी होना भी जरूरी है। सड़क चौड़ी अगर हो जाएगी तो पर्यटक भी आएंगे, दुकानदारी बढ़ेगी। लोग केवल विरोध कर रहे हैं, वो जो है गलत कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों को होना अयोध्या में बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।